चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग टुडेज टॉपिक। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? जैसे हमने अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखा हुआ है, राइट? ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या है, एक ही ऑपरेटर है, प्लस प्लस ऑपरेटर था, उसको हमने क्या किया, उसको एक्स्ट्रा टास्क प्रोवाइड किया। बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है, कुछ इनबिल्ट इनबिल्ट ऑपरेटर्स रहते हैं, उन्हीं को हम ओवरलोड कर सकते हैं। इट मीन्स दैट यूजर कैन डिफाइन अ एक्स्ट्रा मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। जैसे प्लस ऑपरेटर वेरिएबल्स को ऐड करता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, आप क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करता है तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए। ओके, नाउ इसमें कंस्ट्रेंट क्या था या स्पेशलिटी क्या थी इसकी कि जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो इनबिल्ट रहते हैं, आप उनको क्या करते हो, आप उनको एक्स्ट्रा टास्क प्रोवाइड करते हो, आप उनको ओवरलोड करते हो। बट फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, एक ही फंक्शन रहेगा, इनबिल्ट किसी भी फंक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक ठीक है, किसी भी कीवर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते। जो यूजर कोई डिफाइन कर रहा है किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए काम, राइट, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं। इट मींस दैट द सेम फंक्शन नेम will be doing multiple tasks. Okay, the same function name will be doing multiple tasks. जैसे हम अभी देख रहे हैं, यहाँ पे देखो आप, सम फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, सम फंक्शन, it is having two arguments, the same function name is having three arguments, the same function name is having two arguments but different operands। तो फर्स्ट में इंट लिया हम, ये हमने, और थर्ड में क्या कर रहे हैं, इंट और डबल ले रहा है। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, सेम फंक्शन नेम विल बी यूजिंग टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क। इट मींस दैट द सेम फंक्शन नेम इज डूइंग मल्टीपल टास्क इन द सेम प्रोग्राम। ओके, जैसे आप बोल सकते हो जैसे किसी पर्सन की रियल लाइफ में अगर हम देखें, किसी पर्सन की हम बात करें, द सेम फंक्शन इज somebody's brother, somebody's okay son, somebody's husband। ओके, सो एक सिंगल पर्सन क्या करता है, डिफरेंट रोल प्ले करता है, अकॉर्डिंग टू कौन उसको कॉल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट रोल प्ले करता है। वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम फंक्शन नेम इज परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, और वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड इस पे करेगा कि कौन उसको कॉल कर रहा है। कॉलिंग एनवायरनमेंट में आप कितने आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, राइट? उसी को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो फंक्शन ओवरलोडिंग इन द C++ allows us to have more than one function having the same function name but different parameter list। इन सब फंक्शंस में एक एक ही फंक्शन अगर हम रखेंगे, फंक्शन नेम और पूरा उसका हेडर या आप बोलो सिग्नेचर उसका एक जैसा रखेंगे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम, प्रोग्राम में क्या होगा, उसका डुप्लीकेशन दिखाएगा। दे दे शुड हैव अ डिफरेंट फीचर्स। ओके, उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन सबको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर एक ही टाइप का फंक्शन नेम भी रहेगा, आर्गुमेंट भी रहेगा, तो वो बोलेगा कि डुप्लीकेट है। जैसे आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो एक्स को आप दो बार नहीं लिख सकते, इंट एक्स कॉमा एक्स ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट शो करेगा। उसी के तरीके से कोई भी चीजों को, किसी भी चीजों को आप डुप्लीकेट मैनर में आप वहां नहीं रख सकते, कोई भी डिफरेंशिएशन उनमें होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अगर फंक्शन नेम हम सेम रख रहे हैं तो उसके आर्ग्यूमेंट्स में हम उसको डिफरेंशिएशन शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, जैसे देखो, फर्स्ट आप बना के रखे, तीन फंक्शन हमारे पास है, तीनों का नाम क्या है, सेम है, दैट इज सम। ओके, और उनमें डिफरेंशिएशन कैसे है, यहाँ पे देखो दो आर्ग्यूमेंट है, इंट num1 इंट num2। सेकेंड में क्या कर रहे हैं, हमने तीन ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देखे रखे हैं, num1 num2 एंड num3। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड में डिफरेंशिएशन कहाँ से हो रहा है कि यहाँ तीन आर्ग्यूमेंट है और यहाँ दो आर्ग्यूमेंट। जब आप थ्री आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे कॉलिंग एनवायरनमेंट से, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख लिया सम फंक्शन। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिया, ये आपका डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन आप समझ लो। ओके, सम फंक्शन में आप कैसे करोगे, टू और थ्री ये वैल्यूज आप पास करोगे।
2 और 3 आपने पास किया, तो क्या होगा, जब भी आप ये वैल्यूज पास कर रहे हो तो ये किसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो इंटीजर वैल्यूज हैं, दो इंटीजर वैल्यूज हैं, और यहाँ किससे मैच करता है, उसकी उसकी जो उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, इससे मैच करती है कि सम फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो और यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स ये रिक्वायर्ड है। कौन कौन से वेरिएबल्स? दोनों आपके इंटीजर है। ओके, इसके साथ आप क्या करो, उसके साथ आप क्या करोगे, अगर आप तीन आर्गुमेंट्स यहां से पास करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 3 4 हम पास करते हैं, तो ये तीन फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, इसमें कौन किसको कॉल करेगा, वो इसको कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पैटर्न किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ इसके साथ मैच कर रहा है। इट इज पासिंग थ्री इंटीजर वेरिएबल्स एंड हु इज देयर टू रिसीव दिस थ्री वेरिएबल्स, दिस फंक्शन। ओके, वैसे ही आप क्या करो, सम फंक्शन के साथ एक आप इंटीजर पास कर दो, एक आप डबल पास कर दो। ओके, डबल या फ्लोट पास कर दो, तो वो किसको कॉल करेगा, वो इसको कॉल करेगा। इस तरीके से पैटर्न मैचिंग एक होगा वहां पे कॉलिंग इन्वायरमेंट और कॉल्ड इन्वायरमेंट में, जिसके साथ वो मैच करेगा उसी फंक्शन को वो क्या करता है, वो कॉल करता है। ठीक है, सो देयर शुड बी अ डिफरेंशिएशन, राइट। अगर आर्ग्यूमेंट्स के टाइप में अगर डिफरेंसेस नहीं है तो उसमें सीक्वेंसिंग में होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंसिंग, जैसे हमने पहला फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास कर दी या डबल पास कर दिया फिर इंटीजर पास किया, तो उसके लिए कोई और फंक्शन वो कॉल होगा। इस तरीके से क्या करना है हमको, हमको ये इंश्योर करना है कि यहाँ डुप्लीकेसी ना हो, सो दैट रन टाइम या कंपाइल टाइम में कोई एरर शो ना हो हमको, राइट। सो डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट according to the data type or the sequence is required to differentiate the various functions। ओके, ये होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, राइट। एरिया कैलकुलेट करने का, एरिया कैलकुलेट करने का एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं जो क्या करे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल, इन सब का वो एरिया कैलकुलेट करे। करना हमको एरिया ही कैलकुलेट करना है, तो सारे फंक्शन का नाम हम क्या देंगे, एरिया दे सकते हैं। ओके, आप यहां लिखोगे एरिया फॉर द फर्स्ट स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, देन आपका सर्कल, देन ट्राइंगल। एरिया कैलकुलेट करना इन सब के लिए, तो सेम फंक्शन नेम हमने दे रखा हुआ है। अब इन सब को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमने क्या किया, एक फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट लिया है, दूसरे में दो आर्गुमेंट लिए हैं, दोनों इंटीजर टाइप के। फिर हम क्या कर रहे हैं, थर्ड एक फंक्शन हमने लिया जिसमें फ्लोटिंग टाइप का। इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं हम, यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्लोट। ठीक है, सो ये दोनों डिफरेंट हो गए। यहाँ पे फिर से अगर हम इंटीजर लेते तो वो डुप्लीकेट शो करता हमको, मल्टीपल डिक्लेरेशन, राइट। फिर हमने क्या किया, एक यहाँ पे इंटीजर इंटीजर के साथ दो आर्ग्यूमेंट्स लिया, यहाँ फ्लोट फ्लोट के साथ हम दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं। इन सबको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे देखते हैं प्रोग्राम में। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक सिंगल साइड अगर रिक्वायर्ड रहे, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा स्क्वायर स्क्वायर का हमको एरिया कैलकुलेट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम बोलेंगे कि एक वन साइड हमको प्रोवाइड करो, विल स्क्वायर इट, ओके, एंड विल गेट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए हमको, दोनों साइड्स चाहिए, लेंथ भी चाहिए, वेट भी चाहिए। दोनों के लिए हमको क्या चाहिए, हम दो वेरिएबल्स लेंगे, दोनों को हम इंसर्ट करेंगे और हमको क्या करना है, दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो फंक्शन है वो स्क्वायर को बिलोंग करेगा, ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो स्क्वायर को बिलोंग करेगा। ओके, ये जो फर्स्ट फंक्शन रहेगा वो क्या करेगा, स्क्वायर को बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दो इंटीजर टाइप के वैल्यूज ले लें, एल एंड बी, ओके, लेंथ और ब्रेड्थ के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जब आप ये दोनों को वैल्यूज को पास करोगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तब फंक्शन कॉल होगा ये इंट इंट के साथ, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, रेडियस ले लिया। रेडियस को हम ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, बट हमने यहाँ उसको लिया है फ्लोट, आर को लिया है फ्लोट। जब आप इसको पास करोगे तो ये सिंगल आर्गुमेंट वाला जो फंक्शन है एरिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। पैटर्न मैचिंग वो सर्च करता है कॉलिंग इन्वायरमेंट और कॉल्ड इन्वायरमेंट में, राइट। लास्ट है आपका, आपको क्या करना है, ट्राइंगल का कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, क्या होता है, हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाई टू। सो ये दोनों हमने ले लिए, इन दोनों को ले लिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अगेन वी हैव टू पास टू वैल्यूज एंड दे आर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, तो ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। सारी चीजें आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, फिर फंक्शन में उसको हम प्रोवाइड करेंगे। ये रहे आपके फंक्शन कॉल्स।
और ये अकॉर्डिंगली कैसे कॉल हो जाएंगे, आप एक सिंगल आर्गुमेंट दे रहे हो इंटीजर वैल्यू, ये फंक्शन आपका कॉल होगा, ठीक है। इफ यू आर पासिंग टू इंटीजर वैल्यूज देन दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, okay. If you are passing single floating point value then this function will be called. If you are passing two floating point value then this function will be called. और ये सारे फंक्शन हमने void main के बाहर बना के रखा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया है। डेफिनेटली आप ये ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये सारे फंक्शंस आप डिफाइन कर दो और क्लास के अंदर ये सारे फंक्शन आप डिफाइन कर दो और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करो। एक सिंपल C++ प्रोग्राम हमने बनाया विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ओके, यू कैन शिफ्ट, you can make a class and shift all these functions and variables inside that class and call these functions with the help of objects। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इसको पास करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इसको जब आप पास करोगे कॉल करोगे तो कहाँ जाएगा, ये सारी चीजें क्या है, ये हमने केवल फंक्शन को डिक्लेयर किया है। क्यों किया है, इसका डिक्लेरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर डायरेक्टली यहाँ डिफाइन कर दोगे चलेगा, इट्स ओके, ठीक है। ये केवल आपको शो करने के लिए यहाँ दिखाया गया है, ओके, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट। वी हैव मेड same function name with multiple arguments and there is no error in the program, okay, I'll run it and show you, okay. So there is same function performing the different task depending on who is calling this function. If you are calling the same function with this single argument, the first function will be called. If it is integer, if it is passing integer values, okay. If you are passing two integer values then second function will be called. If you are passing single floating point values then third function will be called, okay. All are having the same name, बट डिफरेंशिएशन कहाँ आ रहा है, डिफरेंशिएशन वहां आ रहा है जहां पे आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंशिएशन है, ओके। सो जैसे ही आप एरिया सिंगल आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप इंटीजर वैल्यू के साथ पास करते हो, ये फंक्शन कॉल हो जाता है। ये फंक्शन क्या करेगा, आपका एरिया डिस्प्ले कर देगा बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। अगर आप दो इंटीजर वैल्यूज पास कर रहे हो, रेक्टेंगल आपको कैलकुलेट करना है उसका एरिया, सो ये फंक्शन कॉल होगा ln2b करके आपको रिजल्ट शो करेगा। आप अगर रेडियस पास कर रहे हो थर्ड में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, राइट, थर्ड फंक्शन में, तो ये एरिया कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेगा। वैसे ही आप ट्राइंगल में अगर आप उसका हाइट और बेस उसका पास कर रहे हो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, तो ये फॉर्मूला से बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, इससे वो क्या करेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो डिस्प्ले करेगा। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल वन, वेरी इजी वन। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि मोस्ट 99% टाइम आपको ये प्रोग्राम दे सकता है डिफरेंट एंगल से। वो बोल सकता है, देखो मैंने चारों रख दिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल। पूछता कैसे है प्रोग्राम में, वो बोलता है कि आप फंक्शन ओवरलोडिंग को एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स और एरिया कैलकुलेट करो। कभी देता है स्क्वायर और रेक्टेंगल दे देता है, कभी बोलता है स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल दे देता है, कभी रेक्टेंगल सर्कल ट्राइंगल दे देता है। सो इन चारों का कॉम्बिनेशन बना क्यों देता है, चारों एक साथ नहीं दिए हैं, हार्डली आई रिमेम्बर, ठीक है। चारों एक साथ कभी नहीं दिए, कभी किसी दो को दे रहा है, कभी तीन को दे रहा है, तो मैंने चारों को इंक्लूड कर दिया इसमें ताकि आप एक बार रन करो प्रोग्राम को और यू शुड रिमेंबर दैट दिस प्रोग्राम कैन बी डन इन दिस वे, ठीक है। यू कैन इंक्लूड द ऑब्जेक्ट एंड द क्लास हियर इन दिस प्रोग्राम आल्सो, बट मैंने इंक्लूड नहीं किया। एक सिंपल C++ प्रोग्राम एक बनाया है CNC आउट के थ्रू बेस्ड ऑन द प्रोसीजर लैंग्वेज, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखते हैं सबके लिए दे रहा है कि नहीं। Meanwhile, you can also run this program. Okay, very important one. Function overloading में एक ये एग्जांपल है जो आप हमेशा यूज कर सकते हो। अगर वो नहीं पूछता है, ठीक है, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको एरिया ही कैलकुलेट करना है, तभी भी आप इसको दो। बट मोस्टली वो क्या करता है, एरिया का ही वो एग्जांपल देता है कि आप यूज करो इस फंक्शन को और इन फॉलोइंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सर्कल है, ट्राइंगल है, इन सब का आप कैलकुलेट करो एरिया और डिस्प्ले करो उनको, ठीक है। तो ये सेम प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ एंटर करते हैं हम, कंट्रोल F9। इंटू द साइड ऑफ स्क्वायर 2 हमने पुट अप कर दिया, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 2, देन एंटर 4,
रेक्टेंगल के लिए 2 and 4, रेडियस ऑफ द सर्कल 1 दे देते हैं, बेस एंड हाइट, सो 2 into 1, ये आ गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है, 2 हमने दिया था, 2 into 4, रेक्टेंगल के लिए 2 और 4 दिया था, दैट इज 8। ओके, एंड रेडियस ऑफ सर्कल 1 दिया था, तो πr², r इज 1, तो 3.14 आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेस इंटू हाइट 2 into 1 डिवाइड बाई 2, सो 1 आ गया। ओके, सो execute this and comment me in the comment box. Execute is fast so that we can proceed to the next topic, that is inheritance today. जब पेपर सेट होता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए एरिया फंक्शन, एंड उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, पेपर सेट होता है। सो परफॉर्म दिस। गुड। ओके, आई थिंक you're doing, I'll send this program today. ओके, जिन्होंने नहीं किया है वो करें, इंपॉर्टेंट वन। ओके, ये जो सेकंड चैप्टर है ये मोस्ट मोस्ट स्कोरेबल चैप्टर है। ओके, एक तो फ्रेंड फंक्शन फंक्शन जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग था वो, फंक्शन ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सो आई थिंक जितनों ने किया है ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, करते रहें। ओके, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनहेरिटेंस। Now, what is inheritance? We have already seen that. Inheritance क्या होता है? In simple words, if there is a class, existing class है, okay, class के पास क्या होता है, उसकी properties होती हैं, function होते हैं और variables होते हैं, right? So जो functions और variables उन्होंने already बना लिया है, वो use कर रहा है function, वो जो class है, class का object है। okay, suppose we are trying to make another class, ओके, एक और हम क्लास बना रहे हैं और उसको वही सारे वेरिएबल्स चाहिए, एग्जैक्टली सारे नहीं बोल सकते, उनको कुछ ऐसे वेरिएबल्स या फंक्शंस चाहिए जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी कोड में एग्जिस्ट करते हैं। तो उन सारी चीजों को हम फिर से बना के, फिर से अपना टाइम और है ना, टाइम और जो स्पेस है उस सबको हम वेस्ट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज करते हैं। सो इनहेरिटेंस क्या करता है, रीयूजिबिलिटी को प्रमोट करता है। ओके, जैसे सपोज in your home you have a four wheeler and for some task you need that four wheeler,
दैट नॉट, ओके। एक फोर व्हीलर आपको चाहिए तो यू नीड नॉट टू बाय ए फोर व्हीलर फॉर दैट, ओके। आप आपके पेरेंट्स के पास आपके घर में ऑलरेडी है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हो, उस चीज को इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट। some property, some functions that your parents are there, पेरेंट्स आर हैविंग, उसको आप क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो। तो उसी तरीके से क्या करना है कि कोई चीजें अगर, कुछ चीजें अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, राइट, तो उसको फिर से हमको बिल्डअप करने के लिए, बिल्डअप करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको नेसेसिटी नहीं है उस चीज की। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उसको वहां से उठा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। वही बेसिक फीचर इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखो, बेस क्लास, एक बेस क्लास बना हुआ है, उसके पास कुछ फीचर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। ये फीचर्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, फीचर वन, फीचर टू, ये कुछ भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। और एक हम नई क्लास बनाने जा रहे हैं अभी, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका, और हमको ये पता है कि हम इन सब का रिक्वायरमेंट बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते समय ही हम क्या करें, इस चीज को इनहेरिट कर लें, इन चीजों को इनहेरिट कर लें कि आई विल बी यूजिंग दिस वन। सो उसमें एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ता है, किसके बीच में, जो नई क्लास बन रही है और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, हमको फॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो जो नई क्लास है वो पुरानी क्लास से क्या करेगा, इनहेरिट कर पाएगा। नॉर्मली नहीं, ठीक है, कोई किसी से भी ऐसे ही नहीं ले सकता है। जो कार आप जितने राइट के साथ आप अपनी घर के चीजों को यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन। वैसे ही क्या करना है, हम जब नई क्लास बना रहे हैं तो हमको एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा यार, सो दैट द न्यू क्लास कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। सो जिस क्लास से हम लेते हैं प्रॉपर्टीज को, जो डोनेट करता है, उसको हम बोलते हैं बेस क्लास, और जिस क्लास ने लिया है उन प्रॉपर्टीज को, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। जैसे यहाँ फीचर वन, फीचर टू यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे एक हमने व्हीकल नाम का क्लास बना दिया है। अगर कुछ प्रॉपर्टीज हमको लेनी है, ब्रेक एक फंक्शन है, ठीक है, एक्सीलेटर एक फंक्शन है, फ्यूल कैपेसिटी एक फंक्शन है, जो नॉर्मली किसी एक व्हीकल में होता है, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग अ व्हीकल नेमिंग बस, अ कार, अ ट्रक, देन ऑटोमेटिकली इसके पास भी एक्सीलेटर होगा, ब्रेक होगा, राइट, क्लच होगा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सीलेटर होगा, ब्रेक होगा, यहाँ पे भी एक्सीलेटर होगा, ब्रेक होगा। तो वो क्या कर सकता है, वो इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टीज को। जो इन्वेंशन व्हीकल बनाते समय इन सब के लिए ब्रेक और जो एक्सीलेटर बनाते हुए फिर से इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, उसी प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मॉडिफिकेशन। फिर से आपको इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है कि बस के लिए अलग टाइप का ब्रेक लगेगा, कार के लिए अलग टाइप का ब्रेक लगेगा, ट्रक ट्रक के लिए अलग टाइप का ब्रेक लगेगा, ठीक है, इन नॉर्मल, इन जनरल वे। सो ये जो बस है, कार है और ट्रक है, ये क्या है, इसी इसी व्हीकल का एक टाइप है। और वो क्या कर रहा है, जब आप इसको बना रहे हो तो जनरली आप इसी की प्रॉपर्टीज को आप क्या करोगे, इनहेरिट करोगे। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और जिस क्लास से आप ले रहे हो उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। जिसने डोनेट किया है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। और जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है प्रॉपर्टीज को, ठीक है, इनहेरिट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। और इनहेरिटेंस का मेन एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी, right, so that you can use, or the new classes, the new part of the code can reuse the existing code. That is the advantage of inheritance. Okay, so C++ strongly supports the concept of reusability, जो आपके C में नहीं रहता है, ठीक है। जो भी, जैसे सी और सी प्लस प्लस में आप डिफरेंसेस देखोगे, तो जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सी प्लस प्लस की, वो सब डिफरेंशिएशन हो जाता है सी और सी प्लस प्लस में। इन जनरल अगर आपको आता है और आपको याद नहीं है, तो जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है अभी तक, ठीक है, वो सब हार्डली कोई भी अवेलेबल होगा सी में। तो सारी की सारी वो डिफरेंशिएशन आपको शो करता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट द प्रोग्रामर कैन यूज द कोड ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। ओके, जो ऑलरेडी क्लासेस हैं उनको प्रोग्रामर क्या कर सकता है, रीयूज कर सकता है। When the programmer is creating new classes, then the functions and variables of the existing classes can be reused. और इसी particular task को, इस function को हम बोलते हैं inheritance. The mechanism of deriving or creating new classes from the old classes is known as inheritance or derivation.
The old classes is referred to the parent class or base class, and the new class is known as derived class or child class. Now, types of inheritance. There are multiple generally five types of inheritance are there: single inheritance, then multiple inheritance, then hybrid inheritance or virtual inheritance, also known as hybrid inheritance is also known as virtual inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance. Okay, so we'll see the first one, single inheritance. Okay, in the single inheritance, ये theory आती है. Okay, what is inheritance, what are the different types of inheritance, and explain the various types of inheritance with the help of simple example. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर यूनिट में, इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स. सो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? 1-to-1 मैपिंग होती है. एक डोनर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा, राइट? एक रहेगा आपका बेस क्लास और एक रहेगा डिराइव्ड क्लास. नाउ सिनेरियो क्या होता है यहाँ पे? इन दिस केस देयर इज अ सिंगल एग्जिस्टिंग क्लास A, and if the programmer is generating a new class B, and the programmer is aware that there are some properties with A that can be used in the B, so क्या करेगा? वो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज को. एक डोनर है, एक रिसीवर है, एक बेस क्लास है, एक डिराइव्ड क्लास है, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है. सो यहां से ये डोनेट होते जाएगा. जो डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे सुपर क्लास, बेस क्लास और पेरेंट क्लास, और जो जिसने रिसीव किया है उसको हम बोलेंगे क्या? सब क्लास और डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास. ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस. Okay, so next is multiple inheritance. Multiple, as this word is suggesting, multiple. So there in the multiple inheritance, multiple donors will be there, or multiple base classes will be there, and single child class. That's it. Okay, so multiple base classes will be having single child class. Multiple parent classes will be having single child class. Suppose this derived class is want to add two values, and these two values are coming nothing from the A and B. A और B से values को receive करके उसको क्या करना है? summation generate करना है. ठीक है, दैट इज द प्रोग्राम. मैं सिनेरियो एक बता रहा हूँ इसके रिगार्डिंगली. यहाँ पे देखो, क्लास ए है, क्लास बी है, इससे कुछ प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट करेगा, यहाँ से कुछ इनहेरिट करेगा, ये कुछ अपना परफॉर्म करेगा टास्क, और फिर ये आउटपुट देगा. ठीक है, सो ये बेस क्लास हो गया जहां से ये प्रॉपर्टीज को ले रहा है. ये भी एक दूसरा बेस क्लास हो गया जहां से वो दूसरी प्रॉपर्टीज को ले रहा है. सो ये दोनों, ये पूरा का पूरा लेवल जो हो गया बेस क्लासेस का हो गया, और सेकंड लेवल में जो है आपका ये फर्स्ट फ्लोर हो गया. ग्राउंड फ्लोर में आपका क्या है? डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास. ये दोनों से प्रॉपर्टीज को ले रहा है. सो सपोज यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक सिनारियो देख रहे हैं कि आपको क्या करना है? ऐड करना है नंबर्स को. z इज इक्वल्स टू और c इज इक्वल्स टू क्या करना है? इसको परफॉर्म करना है टास्क a एंड b. नाउ दिस a is present here with a, b is present here with द बी क्लास. अब क्या करेगा? वो इनहेरिट करेगा. ए को ये बोरो करेगा, यहां से यहां लेगा ए. जैसे ही वो इनहेरिट करेगा, ए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. बी को इनहेरिट कर रहा है तो बी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. अब सी का क्या क्या टास्क क्या है? वो एक नया वेरिएबल बनाएगा सी, और ये दोनों जो मिले हुए हैं उसको ए और बी से, उन दोनों को ऐड करके वो क्या करेगा? यहाँ पे स्टोर कर रहा है. ठीक है, सो ए और बी कहाँ से है? वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. यहाँ इस क्लास सी को अलग से फिर से ए और बी बनाने का रिक्वायरमेंट, वो जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है. ठीक है, ऑलरेडी उसने क्या किया? ऑलरेडी ए एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू है. बी एग्जिस्ट करता है, उसकी भी वैल्यू है. यहाँ पे वो बस इनहेरिट करेगा, उन दोनों की वैल्यूज को लेगा और वो क्या करेगा? रिजल्ट जनरेट करेगा. फिर से उसको वेरिएबल डिक्लेयर करना, उसमें वैल्यूज असाइन करना, ये सब टास्क जो है उसने रिड्यूस कर दिया है बाय इनहेरिटेंस. यहाँ जनरली क्या करना पड़ता है हमको? ए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते, बी वेरिएबल डिक्लेयर करते,
उसमें वैल्यूज एलोकेट करते हैं। ये पूरा का पूरा टास्क खत्म हो गया है, इसने इनहेरिट कर लिया है। अब वो डायरेक्टली ए अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे बी अवेलेबल हो जाएगा, उन दोनों को हम ऐड करेंगे और सी क्लास के जो सी वेरिएबल था उसमें हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करके डिक्लेयर कर देंगे। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स मल्टीपल डोनर्स, मल्टीपल बेस क्लासेस एंड सिंगल डिराइव्ड क्लास। ओके, we'll proceed. Next, hierarchical inheritance, just opposite of multiple. Here, a single base class is there and multiple derived classes is there. Single base class is there and multiple derived classes is there. In this type of inheritance, multiple derived classes inherit from the single base class. Means in this case, there is only one base class and many derived classes. अब भी एक example हमने देखा हुआ है, राइट जो व्हीकल का एग्जांपल हमने देखा हुआ है वो बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। ये एक सिंगल व्हीकल नाम का क्लास बनाया, सिंगल बेस क्लास बनाया हमने, बेस क्लास का वो बनाया, बेस क्लास बनाया व्हीकल नाम से। उसको इनहेरिट कर रहा है कौन, ये इसको हम बोल सकते हैं ए, फिर इसको हम बोल सकते हैं बी, ये हो गया आपका सी। सो जो प्रॉपर्टीज ए के पास है उनको ये डिफरेंट तरीके से क्या कर रहा है, बस उसको इनहेरिट करके यूज कर रहा है, कार भी उसको इनहेरिट करके यूज कर रहा है, ट्रक भी उसको इनहेरिट करके यूज कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ multiple hierarchical inheritance, right? So in this case, one base class and multiple derived classes। जब भी आप इसको अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में, ओके, डायग्राम के थ्रू आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो और ज्यादा इफिशिएंट हो जाता है। सो ऑलवेज यूज दिस डायग्राम्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, you can see in the diagram, okay, in this diagram consider this up to this, okay, now there is a existing class A, आप एक नया क्लास बना रहे हो B जो क्लास A की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे। ये इनहेरिटेंस हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्लास ए ने कुछ अपनी प्रॉपर्टीज को डोनेट किया, राइट, और यूज करने के लिए उसको प्रोवाइड कराया क्लास बी को, क्लास बी इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए। ये आपका टास्क कंप्लीट हो गया। जब नया कोई क्लास सी यूज हो रहा है, बन रहा है, तो उसको क्या करना है, क्लास ए से डायरेक्टली उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहता है कि क्लास बी के पास जो भी है वो मेरे पास आ जाए, तो वो क्या करेगा, क्लास बी को इनहेरिट करेगा। सो इसमें क्या हो रहा है, मल्टी लेवल, एक लेवल ये हो गया, दूसरा लेवल ये हो गया। मल्टी लेवल में जब ये इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस पाथ। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो क्लास है, जो सबसे पहले एग्जिस्ट करता था, उसको हम बोलते हैं बेस क्लास और ग्रैंडफादर। ओके, देन जो नेक्स्ट अभी इंटरमीडिएट स्टेज में बना हुआ है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट बेस क्लास और फादर, यू कैन से एज एन एग्जांपल, राइट। जो सबसे लेटेस्ट है, जो डिराइव हुआ है अभी, उसको हम बोलते हैं डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास। तो एक एक चाइल्ड, फादर एंड ग्रैंडफादर का रिलेशनशिप के थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। नाउ इन दिस सिनेरियो द क्लास ए इज वर्किंग एज अ बेस फॉर बी एंड क्लास बी इज वर्किंग एज अ बेस क्लास फॉर क्लास सी, ठीक है। इन दोनों के रिलेशन में क्लास ए जो है बेस क्लास है, बी चाइल्ड क्लास है। इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये आपका बेस क्लास है और क्लास सी जो है वो चाइल्ड क्लास है, राइट। लास्ट, हाइब्रिड और वर्चुअल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड और वर्चुअल इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा हुआ है पीछे, उसको कहीं भी आप यूज करके किसी भी दो कॉन्सेप्ट को आप मर्ज कर दोगे तो वो हो जाता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखते हैं हम, ओके, क्लास, देयर इज अ क्लास ए, प्री एग्जिस्टिंग क्लास ए,
नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं दो क्लासेस, क्लास बी इनहेरिट कर रहा है और क्लास सी इनहेरिट कर रहा है। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अप टू दिस पॉइंट अगर हम देखें तो क्या बनता है, ये सिंगल सिंगल डोनर इज डोनेटिंग टू टू चाइल्ड्स, सिंगल पेरेंट इज डोनेटिंग टू टू चाइल्ड्स। तो इस यहाँ से ए बी और सी इतने स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो क्या बनता है, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस बनता है, राइट। सिंगल बेस मल्टीपल चाइल्ड्स, सिंगल बेस मल्टीपल चाइल्ड, सिंगल बेस मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस। सो अगर इस पॉइंट तक देखें, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये आपका बनता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नाउ इसको अगर हम हटा दें, इस लेवल को हम देखें तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल डोनर्स और मल्टीपल बेस क्लासेस एंड सिंगल चाइल्ड, राइट। इन दोनों को अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल बेस क्लासेस एंड सिंगल चाइल्ड क्लास, मल्टीपल बेस क्लासेस एंड सिंगल चाइल्ड क्लास, तो इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी भी डोनेट कर रहा है डी को और सी भी डोनेट कर रहा है डी को। सो ये आपका हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक हो गया था ऊपर ए बी सी मिला के बन रहे थे हेरारिकल, और बी सी डी मिला के बन रहा है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ए is donating to BC and BC is donating to D। सो यहाँ एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन रहा है। ये हो गया आपका सेकेंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर, देन आपका ग्राउंड फ्लोर, और ग्रैंडफादर, देन फादर, देन सन। सो इस तरीके से बन रहा है। ये आपका हो गया आपका बेस क्लास, ओरिजिनली बेस क्लास है ये है आपका इंटरमीडिएट बेस क्लासेस हो गए, और ये हो गया चाइल्ड क्लासेस, राइट। सो इस तरीके से हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स आप कुछ भी कंबाइन कर दो प्रीवियस में से, ठीक है, उन सबके कॉम्बिनेशन से ये बनता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। विल सी द प्रोग्राम्स ऑन ईच एंड एवरी इनहेरिटेंस, ओके। एंड द नेक्स्ट क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू प्रोग्रामिंग, ओके। विल सी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू द प्रोग्रामिंग। ये एक एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे कि कैसे इनहेरिटेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस किस लेवल तक वो इनहेरिट कर रहा है। इनहेरिट करने का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, जो अपनी पेरेंट क्लासेस से प्रॉपर्टीज को आप क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हो, राइट। तो वो कितना उसको अलाउ करता है नहीं करता है, किस लेवल पे करता है, उसका एक्सेस राइट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। I'll share the slides, today's slides with you. Okay, go ahead with this. तो कुछ भी डाउट है तो मुझे मुझे कांटेक्ट करके बताओ, ओके। Any doubt up to this point? So students, thanks for joining. We'll wind up the session at this